अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी स्मॉल कॉफिन इज़ द हैवीएस्ट कॉफिन इन द वर्ल्ड। यानी छोटी अर्थियाँ सबसे भारी अर्थी होती है, और अगर वो अर्थी बेटे की हो, बाप के कंधे पर हो, तब उस अर्थी के वजन, उसके बोझ का महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज ऐसी ही 3 अर्थियाँ अमरावती शहर में उठी। बड़ा भयानक, बड़ा दुखदाई और बहुत वेदनादायी सवेरा रहा आज अमरावती का, जब यहाँ के जिला महिला अस्पताल, जिसे हम डफरीन हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वहाँ के NICU यानी बच्चों के अतिदक्षता विभाग में वेंटिलेटर में विस्फोट होने की वजह से आग लगी। आग इतनी भयावह थी, 3 बच्चों की झुलस कर मौत हो गई। 6 बच्चों की स्थिति काफ़ी हद तक गंभीर है। NICU के अन्य 2 विंग में और 30 बच्चे थे। 36 बच्चों को आनन फानन में वहाँ से दूसरे अस्पतालों में रेफ़र करना पड़ा, और जिन 3 बच्चों की मौत हुई, वे सभी महज 1 से 3 दिन पहले जन्मे थे। यानी अभी उन्होंने शायद अपनी माँ का चेहरा भी ढंग से नहीं देखा था, और एक बच्चा तो ऐसा था जिसे उसकी माँ ने भी नहीं देखा था। बहुत वेदनादायी। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये हमारी पेशागत मजबूरी है कि हम ऐसे वाक़यों से, ऐसी स्थितियों से दो चार होने के लिए ये दो चार होते रहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज का ये मंडल न्यूज़ का एक विशेष हमारा बुलेटिन है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मंडल न्यूज़ के संपादक अनिल अग्रवाल जी हैं, हमारे संपादकीय सहयोगी संजय पंड्या जी हैं। आज मैं और संजय पंड्या पूरा दिन डफरीन अस्पताल में ही लगभग रहे, पूरी न्यूज़ कवर की, और पूरा समय अनिल जी से हम लोग उनको ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराते रहे। बड़ी विमर्श स्थिति है, और ऐसा सोचा कि अनिल जी से इस बारे में चर्चा की जाए कि इस तरह की घटना क्यों हुई, क्या इसके पीछे वजहें रही, और क्या इस घटना को टाला जा सकता था। साथ ही अब इस मामले में आगे जांच और जांच के उपरांत कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति रहेगी। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश दुबे मंडल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं अनिल जी। मैं अनिल जी से पूछना चाहूँगा कि अनिल जी, सबसे पहले आज की ये जो घटना है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है आज का जो दर्दनाक हादसा कल रात हुआ, कल देर रात, यह सिस्टम की खराबी और सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। यह किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है। यह हमारी करप्ट हो चुकी सरकारें, करप्ट हो चुका शासन प्रशासन, और केवल वेतन के लिए काम करने वाले अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि जिस डफरीन अस्पताल के NICU में आज ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसी डफरीन के NICU में शायद सितंबर 2022, मैं नहीं भूल रहा हूँ तो सितंबर 2022 में इसी तरह का हादसा हुआ था। लेकिन उस समय हमारे अम्बा नगरी का यह सौभाग्य था कि उस समय किसी नवजात शिशु की मृत्यु नहीं हुई थी, और उस समय यह आग की घटना विकराल रूप लेने के पहले उस पर काबू पा लिया गया था। उस समय भी हमारे राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उनकी घोषणा के बाद जांच समिति बिठाई गई, 7 सदस्यों की जांच समिति बिठाई गई, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। अब उसी NICU में, उसी वार्ड में, और उसी तरह की घटना, अभी आपने अपनी भूमिका रखते समय कहा कि वेंटिलेटर में विस्फोट के कारण घटना हुई। अभी इतने जल्दी नतीजों पर पहुंचना गलत है। घटना हुई, दुर्घटना हुई, दर्दनाक हादसा हुआ। क्यों हुआ, इसकी जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि यह क्यों हुआ, लेकिन एक अंदाज लगाया जा रहा है कि वेंटिलेटर में विस्फोट के कारण हुआ। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि यह करप्ट हो चुके और लापरवाह अधिकारी अपने बचाव के लिए शायद उन्होंने तुरंत यह भूमिका ली कि वेंटिलेटर में विस्फोट हुआ होगा। अगर वेंटिलेटर में विस्फोट होते हैं तो प्राइवेट अस्पतालों के NICU में वेंटिलेटर में विस्फोट क्यों नहीं होते हैं? अमरावती में
केवल डफरीन में एनआईसीयू नहीं है, केवल डफरीन में वेंटिलेटर नहीं है। अमरावती में मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 12 अस्पताल या 13 अस्पताल ऐसे हैं जहां अति दक्षता विभाग है। कहीं सामान्य अति दक्षता विभाग है, कहीं शिशुओं के लिए एनआईसीयू है, और कहीं बड़े अति दक्षता विभाग है। रिम्स जैसे अस्पताल है, यहाँ बोंडे अस्पताल जैसे अस्पताल है, या यूँ कह लीजिए कि जो तहसील के सामने एक अस्पताल है, एक्सॉन अस्पताल है, जहाँ एनआईसीयू है। और एसएनसीयू की भी व्यवस्था है कई प्राइवेट अस्पतालों में, एनआईसीयू के साथ में एसएनसीयू भी है। तो वहाँ फिर ऐसी वहाँ इस तरह की आज तक घटना नहीं हुई। वहाँ तो कई वेंटिलेटर है जी। हमने कोरोना के पीरियड में देखे कि हर अस्पताल में वेंटिलेटर थे, वहाँ तो कोई विस्फोट हमने कभी देखा नहीं है। फिर डफरीन में ही बार बार क्यों होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता नहीं कि आज वो लोग कैसे रात में सोएंगे, उनको नींद कैसे आएंगी जो इसके प्रति जिम्मेदार है। जहाँ 3 शिशुओं की बलि उन्होंने ली है, मैं तो कहूँगा वे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। दर्दनाक हादसे का वे शिकार नहीं हुए। आप तो वहाँ दिन भर थे, आप बताइए कि क्या आपने क्या देखा वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा था कि रूटीन काम चल रहा था। 3:30 बजे के दौरान वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी वाले 3:30 बजे तड़के भोर में, हाँ, 2 डॉक्टर और 4 नर्स थे। विशेष बात यह है कि जो एनआईसीयू कक्ष है ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 3री मंजिल पर है, यानी एक्चुअल चौथी तल मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, यानी चौथी मंजिल। तो वहां पर जाने के लिए ऐसी घटना के समय तत्काल सहायता पहुंचना, लिफ्ट बंद क्यों बंद थी? बिगड़ा हुआ है। जब तो लिफ्ट चालू हो गई। हाँ, उनके आने के पहले चालू हो गई। लिफ्ट के सामने स्टील की जो बड़ी भारी भरकम बेंच होती है, बेंच लगा वो 2 लिफ्ट है वहाँ पे, एक ही पैकेट में 2 लिफ्ट हैं, दोनों के सामने भारी भरकम बेंच रखी हुई थी और उस पे पेशेंट बैठ रहे हैं। वे लिफ्ट बंद है, टेक्निकल प्रॉब्लम की। जिलाधिकारी को क्या इसके लिए भी जांच बिठानी आवश्यक है? जिलाधिकारी ने तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो प्रकाश में ला दिए उनके बाद। यहाँ अमरावती जिले में दुनिया भर के नेता है, हमारे शहर में 4 विधायक है, इसके लिए भी उन्हें जांच बिठानी जरूरी है। कई नेता बड़े वहाँ दावे कर रहे थे, तो लिफ्ट बंद थी रात में जब इतना दर्दनाक हादसा हुआ। रात में नहीं, सुबह भी, जिस समय ये हादसा हुआ, जब हम लोग 9-10 बजे तक दर्दनाक हादसे के समय लिफ्ट बंद थी। हाँ। और स्वास्थ्य मंत्री आए तो लिफ्ट चालू हो गई। तो घंटे भर में यदि लिफ्ट चालू हो सकती थी तो वहां लिफ्ट बंद थी, तो इसके लिए जिलाधिकारी को कौन से जांच की जरूरत है भाई? यहाँ बड़े बड़े नेता वहां गया दिन भर, तो कितने बड़े बड़े नेता आए तमाम। कई नेताओं, तो मतलब मैं किसी नेता पर मतलब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया के सामने आकर के कई नेताओं ने मीडिया के सामने आकर के संबंधित लोगों को फोन लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाया। ये सोंग संगोड़ा काहे के लिए भाई? ये सारा जो किया गया है, कम से कम उस लिफ्ट के बंद रहने के जिम्मेदार लोगों पर तो कार्रवाई करो, बेशरम अधिकारियों और बेशरम नेताओं। उसके लिए कौन सी जांच की जरूरत है? उस कारण वो रेस्क्यू करते समय, वो 36 बच्चों को बाहर निकालते समय बहुत तकलीफ हुई। 4 माले नीचे आना, यानी फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है, गाड़गनगर पुलिस वहां पहुंचती है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, और वो लगभग जानकारी के हिसाब से वो लगभग 4 माले ऊपर दौड़ते हुए गए और एक एक बच्चे को वहां से निकाल के नीचे लाया गया, जिसमें करीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लगा है। नर्स झुलसी है उसमें, उन्होंने एक नर्स झुलसी है, जान की परवाह नहीं की। उन्होंने 32 तो वो नर्सों ने निकाले, 32 शिशु को तो वो नर्सों ने निकाला बाहर भाग दौड़ करके। और ये सब काय का वहां पर उस समय जो नजारा था वो काफी भीषण था। तो लिफ्ट बंद थी, इसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच नहीं बिठाई? वो कुछ भी नहीं बिठाई है। अब वो अभी तक तो उनके प्रकाश में आई या नहीं है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने जांच बिछाई जानी चाहिए कि लिफ्ट बंद क्यों थी। इसके लिए भी एक 10 सदस्यीय समिति बनाओ, इसके लिए भी 6 महीने का समय निकालो, फिर उसके बाद कार्रवाई करो कि लिफ्ट बंद क्यों थी। और स्वास्थ्य मंत्री आने के बाद लिफ्ट चालू हो गई। धुआं ही धुआं, और आग बढ़ने का कारण तुम्हारे फायर सिलेंडर बंद, स्प्रिंकलर बंद, ये बिगड़े हुए फायर सिलेंडर बंद। जी अनिल जी, सबसे कमाल की बात यह है कि हम आज अभी जिस स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे पास में फायर बॉक्स रखे हैं। थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। यहाँ का कर्तव्य दक्ष पुलिस विभाग क्या कर रहा है? उन्होंने सुमोटो लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ मनुष्य वध का अपराध दर्ज करना चाहिए कि क्या आपका
फायर सिलेंडर बंद, आपने कहा लिफ्ट बंद, आपने कहा क्या और क्या, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर बंद। बंद, तो इसके लिए कौन सी जांच की जरूरत है भाई? आग लगने के बाद में जानकारी ये है अनिल जी की अलार्म नहीं बजा, जो नहीं सेफ्टी अलार्म बजता है। वही मैं कह रहा था कि हम वो एक तो बहुत मंत्री के छोटे भी से ध्यान में स्टूडियो ला में दिया। बैठे हैं। हाँ? वो तो मंत्री के तो भी ध्यान मंत्री जी ने में- उसके लिए जी। जांच अलग बिठाई होगी एक। वो बोले अब जो हेल्थ कमिश्नर के अध्यक्षता में जो 7 सदस्यों वाली समिति है, ये 7 दिन में जो रिपोर्ट देगी उसके बाद जिम्मेदारी तय करेगी। इस तरह क्या की अलार्म क्यों बंद था? हाँ नहीं, मतलब क्या क्या ये जो जिम्मेदार कौन? टेक्निकल बातें जो है वो सब वो जांच रिपोर्ट में आएगी। यही सारी कागजी खानापूर्ति सितंबर 2022 में जब आग लगी थी, सौभाग्य से जैसा अनिल जी ने उल्लेख किया कि मैं आज उसमें वो खोज रहा था, अगर मुझे कोई मिले तो मैं आपको उसमें बताऊं कौन-कौन हताहत थे उस नहीं हुआ समिति था। में। उस समय भी भैया 7 सदस्यीय समिति बनी थी। अच्छा, आगे उस समिति की रिपोर्ट क्या आई, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किन लोगों पर हुई और क्या सुधार हुए, ये ठंडे बस्ते में है। और आज का जो ये है कि फायर ऑडिट हुआ है, हम्म, पर फायर ऑडिट में जो खामियां तारीख को बताई हुआ गई है वो। थी, हाँ? 6 तारीख 6 को है, तारीख को, इस 6 6 अगस्त अगस्त को को क्या फायर फायर ऑडिट। ऑडिट। किसने उस- किया था? महानगरपालिका हाँ? महानगरपालिका उसके बाद 21 तारीख को और कुछ तो भी था कि भाई ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम्म। वही मैं कह ये रहा था। मनपा ने ये सूचित अगर किया। फायर ऑडिट नियमित हुआ है तो उस फायर ऑडिट करने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्कुल दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एनआईसीयू के उपकरणों की भी क्या उसमें जांच की गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो उसका भी आरोपी है ऑडिट ना, होता है। वो तो मृतकों के परिजन और वहां पर अनेक लोगों के आरोपी ऐसे थे कि जो सिस्टम बैठाया हुआ है वो निकृष्ट दर्जे का है। यही सिस्टम 2022 में जो घटना हुई थी वो उसी कंपनी द्वारा बैठाई गई थी। उस समय भी मांग की गई थी कि उसको ब्लैक लिस्ट करो, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, जांच रिपोर्ट में क्या कौन हुआ। सी कंपनी थी? शिवर कंपनी नागपुर की। क्या है ये, कौन सी, क्या करती है? ये ऊपर के जो एनआईसीयू के जो सिस्टम रहते हैं, ये सुविधा के नवजात शिशुओं के वेंटिलेटर से लेके तो बाकी वहां पर जो ये कौन से सिस्टम बैठा मंत्री से जुड़ी हुई कंपनी है? ये नहीं पता। किसी ये न खोज किसी का मंत्री- विषय है। नहीं, ये किसी न किसी मंत्री से जुड़ी नहीं, हुई कंपनी होगी। ये आप जैसे महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों का ठेका दिया होगा। आज 3 शिशु मरे हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ी शर्म करना चाहिए इन लोगों ने। बड़े बड़े नेता वहां आ जाए, फिर से मैं थोड़ा सा मतलब भावनिक हो रहा हूँ। कई नेताओं ने वहां आकर के बड़े बड़े बयान दिए। अब इसके लिए कौन सी जांच बिठाने की जरूरत है? आपकी इस बात में बहुत दम है अनिल जी की। ये कंपनी जरूर किसी न किसी मंत्री से संबंधित इसलिए हो सकती है। वर्ष 2022 कमीशन में भी मिला होगा बड़ा भारी। मैं महानगर पालिका में लगातार कमाल की देखता बात तो रहता हूँ। सुनिए सर, कमाल की बात तो सुनिए। हम्म। वर्ष 2022 में जब अग्निकांड हुआ था, आकस्मिक जिसमें घटना जिसमें दर्ज कोई हताहत नहीं हुआ था, तब भी इसी कंपनी के पास में एनआईसीयू के देखरेख और रखरखाव का जिम्मा था, अच्छा, इसी कंपनी के पास में। और आज भी उसी कंपनी के पास में फायर एक्सटिंग्विशर तब भी काम नहीं किया था, स्प्रिंकलर तब भी शुरू नहीं हुए थे, अलार्म तब भी नहीं बजा था। आज भी वही स्थिति है। फिर प्रशासन सवालों के घेरे में मैं है। थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। जी। वो जो पिछली घटना हुई थी वो 25 सितंबर 2022 को हुई थी, इसी जिला महिला अस्पताल के इसी एनआईसीयू में। जी। और उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी थी। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिलाधिकारी ने जांच समिति बनाई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी को कई बार फोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार से आदेश है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। बच्चे, नवजात शिशु मर रहे हैं, वो बेचारे बिना किसी अपराध के उनके माँ बाप को शिक्षा भुगतनी पड़ रही है। और कोई अधिकारी कहते हैं कि हमें रिपोर्ट सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। मतलब ये रिपोर्ट भी जो होगी, ये क्या सार्वजनिक होगी या नहीं होगी? आपको क्या लगता है? अब सभी ने जोर देकर तो बोला है कि वहां पर सार्वजनिक करो, क्योंकि पिछली घटना का भी घटना से भी उनको अवगत कराया गया। इसी तरह की जो समिति बैठी थी और इस बार भी वैसी ही समिति बैठा है। नहीं, इस बार की समिति में कोई स्थानीय व्यक्ति है? नहीं है, ये सब मतलब अधिकारी अधिकारी सब नहीं है। अधिकारी नहीं है। है, नहीं है। इस विभागीय बार आयुक्त- उन्होंने क्या किया, स्थानीय नहीं, विभागीय आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त, जिलाधीश कार्यालय, स्वास्थ्य महकमे के सारे जो लोग हैं, टेक्निकल के स्वास्थ्य हिसाब संचालक से अकोला, ये सारे लोग हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। एम्स के डॉक्टर हैं। एक नहीं, स्थानीय जिलाधिकारी है या नहीं उस समय? नहीं है, जिलाधीश नहीं है, विभागीय आयुक्त है। नहीं है, नहीं है। नहीं है। विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में है। शायद सरकार हेल्थ को भी आयुक्त। अपने- अच्छा,
स्वास्थ्य आयुक्त के। ओके। उस समय जो समिति बनी थी वो मुझे मिली है अभी। उस समय जिलाधिकारी पवनीत कौर हुआ करती थी जी और उनकी जिला शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में जांच समिति 2022 में गठित की गई थी। उसमें समिति में तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, मनपा के अग्निशमन अधिकारी और अस्पताल की मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, इस तरह 7 सदस्यीय समिति थी। वो समिति कहाँ गई, उसकी रिपोर्ट क्या हुई? हमारे अमरावती जिले में नेता बहुत है, लेकिन उन नेताओं का प्रॉब्लम क्या है, वो घटना वाले दिन या दुर्घटना वाले दिन बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े दौरे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद परस्यू नहीं कर पाते हैं बेचारे। उनका क्या है, उनके पीछे काम बहुत होता है, इसलिए बाद में परस्यू करने के लिए, क्योंकि इससे ना उन्हें कोई पॉलिटिकल लाभ होगा, ना उनको वोट बैंक बढ़ेगा। अब अगर ये उस समय घटना हुई थी, इसका अगर परस्यू करते थे और इसके जांच में उनके दोषियों को सजा अगर मिलती, तो आज की घटना शायद टल सकती थी। अब आज जो समिति बनी है उसमें भी कई बड़े बड़े लोग होंगे। अच्छा, उस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे, जो कि जिला पालक मंत्री भी थे उस वक्त। हाँ, उस समय जिला पालक मंत्री, उस समय वो जिला पालक उप मुख्यमंत्री हुआ करते जी थे। जी हाँ, अभी पालक मंत्री, हम अमरावती के पालक मंत्री आए हैं अमरावती। नहीं, नहीं। बावनकुले जी मुंबई है, उन्होंने वहां से ही वीडियो बयान संदेश दिया जारी था किया। हाँ, कि मैंने उनका जो एयरपोर्ट के सामने उनकी आदत जो बनी हुई है एयरपोर्ट के सामने खड़े के हाँ, बयान देने की, वो बयान मैंने उन्होंने उनका बोला सुना था। कि स्वास्थ्य मंत्री को इस घटना से अवगत कराया है, उनको तुरंत वहां पर वो आ रहे हैं, वहां पर वो रवाना हो रहे हैं, उनके साथ स्वास्थ्य सचिव भी रहेंगे और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जा रही है और जो 36 बच्चे जो रेस्क्यू करके बाहर निकाले उनको निशुल्क, कोई भी हॉस्पिटल में रहा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। किसी भी डॉक्टर को कोई शुल्क लेने से रोकने की सूचना कलेक्टर के माध्यम से उनको दी गई है। और आज जो स्वास्थ्य मंत्री आए थे उसके बाद उस समय क्या माहौल था? बस वही, वो तत्काल आए, आने के बाद उन्होंने वो NICU का निरीक्षण किया 10-15 मिनट और वो पूरी घटना की जानकारी ली और वो घटनास्थल देखने के बाद तत्काल वो पीड़ित परिवारों से मिले, उन्होंने संवाद किया। पत्रकारों से संवाद करने के बाद जहां पर जिन 5 हॉस्पिटलों में ये रेस्क्यू करके जो बच्चों को रेफर किया गया, हाँ। तो वहां जाकर वो उनकी स्वास्थ्य जांच उनके परिजनों से वो मिलने वाले। मृतक बच्चों के परिजनों से उनकी मुलाकात हुई या नहीं? हाँ, हुई ना, बाहर अच्छा। हुई उनसे। मतलब जो नवजात शिशुओं की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद जी। और उसके अलावा जो शिशु जहां रेफर किए गए उन अस्पतालों का दौरा, खाना पूर्ति करके गए हैं। खाना पूर्ति करके गए, करके ही मृतक के परिजनों में रोष था, रोष देखने मिला। इतने दिल दहला देने वाली घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसके बावजूद वो बेचारे, जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुँचने वाले थे करीबन 12:15 बजे के दौरान, लेकिन वो आए 2:15 बजे। 2:15 बजे आने के बाद वो 3-3:30 बजे वहाँ से डफरीन से रवाना हो गए। उस दौरान जब वो बाहर निकले ऊपर निरीक्षण करने के बाद, तो वो परिजन, तीनों परिवार के लोग बाहर नीचे बैठे थे कि मंत्री से हमारी मुलाकात हो। तब मंत्री वहाँ गए और उन परिवारों के बीच में बैठे, वो बैठे उनसे, उन्होंने तब उनका बोलना ऐसा था कि मृतक के परिवारों का नहीं, लेकिन बाकी लोग जो आए हुए थे, ग्रामवासी वगैरह थे, ये बहुत गरीब लोग है ये लोग। तो जाहिर सी बात है, सरकारी अस्पतालों में गरीब और सर्वहारा वर्ग के ही लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। एक तो पिता का मैंने सुना था कि वो बार बार कह रहे थे कि मैंने अपना मतलब परिवार आगे बढ़े और ये वो, उसके लिए मैंने हर महीने 1500 रुपये में सोनोग्राफी कराता था जी। मतलब धर्मपत्नी प्रेग्नेंट थी जब, बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन अब पूरी दुनिया ही उसकी लुट गई बेचारे की। और स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई इसके लिए प्राथमिक तौर पर कौन दोषी है, कोई बताए, कुछ करें? वो जांच में पूरा आएगा, वही लिपापोती करके गए, ऐसा बोल सकते हैं अपन। उनका यही बोलना था कि जो अभी आरोप जो हो रहे हैं, आपकी बात सही भी होगी, जिम्मेदारी ठहराई जाएगी, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आएंगी उसमें कौन कौन दोषी है उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। और इस बार वो रिपोर्ट हम सार्वजनिक करेंगे, ऐसा वो
आश्वासन देकर तो आश्वस्त पिछली बार करके भी गए थे। आश्वासन दिया था, ये सारे आश्वासन, मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे अमरावती के नेताओं को फुर्सत नहीं है, इतना विकास कर रहे हैं बेचारे सारे के सारे। अनिल जी, बाद आपका में- एक मुद्दे पे और ध्यान दिलाऊं। जी। आज जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल में ये जो घटना हुई, तो डफरिन हॉस्पिटल चर्चा में है। आपको एक जानकारी बताता हूँ। आज ये जब सारी चीज़ों पे मैं वर्किंग कर रहा था, तो एक जानकारी मेरे हाथ में लगी कि जनवरी से जुलाई 2026 यानी इसी साल के पहले 7 महीने में डफरिन अस्पताल से गंभीर स्थिति में रहने वाली महिलाओं, जो कि जनरली गर्भवती ही होती हैं, उनको जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन में भेजना पड़ा। वजह क्या है पता है आपको? और इसमें से 4 महिलाओं की मौत हुई है। वजह यह है कि गर्भवती महिलाओं को एडमिट करने के लिए जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन में आईसीयू नहीं है। और ये 3 साल से 2.5-3 साल से वो आईसीयू की बातें चल रही हैं, हवाई कि यहाँ आईसीयू बनाया जाएगा। तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं। एक कमरा अगर बन गया तो हमारे यहाँ के नेता उसका श्रेय लेने के लिए लड़ते हैं, पत्रकार परिषद लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। मेरा सीधा सवाल है, अगर विकास का श्रेय आपका है तो आज इस घटना का श्रेय विनाश कौन का लेना श्रेय चाहेगा? किसका है? इस घटना का श्रेय, ये 3 मौतें किसके खाते तो में यहाँ लिखी जाए? तो मेडिकल अस्पताल सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने, फिर ये एक जो आईसीयू जो अत्यावश्यक है, आवश्यक नहीं है। नहीं, अत्यावश्यक है। तो वो इरविन में है ना, डफरिन में नहीं नेताओं है। के तो दावे है कि यहाँ 30,000 करोड़ का विकास, 40,000 करोड़ का विकास, नेताओं के जन्मदिन के अवसर पर जो लेख छपते हैं उसमें 20,000 करोड़ का विकास। 20,000 करोड़ के विकास में जो अत्यावश्यक सेवा होनी चाहिए, जो प्रसूति के लिए महिलाएं आती है, और सबसे बड़ी बात कि गरीब परिवारों की महिलाएं जिला अस्पताल में जाती है, मतलब डफरिन या इरविन में जा पाती है, और उनके लिए जो अत्यावश्यक है कि प्रसूति के समय यदि उनकी तबीयत खराब हो तो ये आईसीयू अत्यावश्यक है, उसके लिए भी मतलब बेशर्मी की हदें हो चुकी है। 2.5 साल पहले डफरिन हॉस्पिटल की नई इमारत में 10 बेड वाला आईसीयू शुरू करने की घोषणा हुई थी। उस घोषणा को 2.5 साल घोषणा की हमारे नेता और कौन, और तब से लेकर अब तक ये नहीं बनी। मेरे पास में नाम है, तारीखें हैं, किस तारीख को किस गर्भवती महिला की मौत हुई, और ज़्यादातर शिकार ग्रामीण, विशेषकर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की महिलाएं हैं। नहीं नहीं, एक जानकारी और दे दूं कि ये यहाँ पर जो घटना हुई, ये एनआईसीयू में जिस विंग में ये घटना हुई, वो विंग ही जो बाहर गांव से बच्चों को लाया जाता है उसके लिए है। और मतलब आज मैं देख रहा एक पुल, मतलब जो नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है, उनके परिवार शायद कोई एक वर्धा का है, हाँ। पुलगांव का है, एक अंजनगांव चिखलदरा सुरजी की का है, एक चिखलदरा की है। तो वो ग्रामीणों के लिए वो विंग, तो उसमें 9 बच्चे थे, उसमें 9 बच्चे थे, और 9 में से ये जो 3 की डेथ हुई, उसमें केवल एक बच्चे को ही वेंटिलेटर लगा था जी। उसके बाजू में 2 शिशु थे और 6 और थे, तो वो 6 को बचाया जा चुका, लेकिन वो ये वेंटिलेटर जहाँ था उसको लगकर ही ये 2 शिशु और थे जो जिनकी मृत्यु हुई। अच्छा, आप बता पाओगे दर्शकों को कि वहाँ टोटल 40 बच्चे थे, 39 39 में से कितने बच्चों को वेंटिलेटर लगा था? एक ही। और वो वेंटिलेटर जहाँ लगा था वहां से आग फैली। हाँ। और उसके पास के 2 बच्चे कैसा है भैया? यदि आपने घटना स्थल पे शायद किसी से बात की होगी, तो थोड़ा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, क्या होगा कि मतलब रात में वहां जहाँ वेंटिलेटर था वहां आग लगी। हाँ। और फिर आग लगी तो वो मतलब विस्फोट हुआ। विस्फोट लगने से वहां पर अफरा तफरी मची, जो वहां पर डॉक्टर नर्स का जो स्टाफ नहीं, तो आपने पूछा कि क्या विस्फोट, मतलब जैसा एनआईसीयू जो होता है बड़ा हॉल होता है, बड़ा हॉल में मतलब एक कॉम्पैक्ट तरीके से अलग अलग बच्चों को रखने के लिए उनकी जो मेडिकल उपकरणों के साथ अलग अलग पलंग होते हैं, या अलग अलग जो कांच की पेटियां होती हैं, कांच की छोटे पेटियां बच्चों के लिए क्या पलंग तो क्या रहेंगे? पेटी में विस्फोट हुआ कि मतलब दीवार में जो सारे उपकरण लगे थे वहां विस्फोट हुआ? हमारे यहाँ अस्पतालों में जहाँ वेंटिलेटर लगे रहते हैं वहीं बड़ों के लिए बेड रहते और बच्चों के लिए वो पेटियाँ रहती है। तो वो जो पेटी वाला जो टेबल था बड़ा, वो लोहे का था, उसमें वो जो कांच लगे थे और उसको ही लग के वो वेंटिलेटर था। उसमें पता नहीं क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ वो। नहीं, अब और उनका बोलना ऐसा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से वो
अचानक अलग अलग कहानियां हैं, कहानियां अलग है। कोई कहता है विस्फोट हुआ, कोई हाँ। कहता है शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन ये सारी मतलब हादसा बहुत दर्दनाक था, दर्दनाक है। जिन 3 परिवारों ने अपना भविष्य खोया है, अपने नवजात शिशु खोए हैं, इन सब इतनी दर्द भरी दास्तान के बीच एक बात अच्छी जरूर है। मैं मतलब जो उसमें अच्छी बात है कि 37 बच्चों को 36 36 नवजात शिशुओं को बचाया गया, उसमें से 4 घर भी चले गए। और उनको जिन्होंने बचाने के लिए प्रयास किए, उनका यह शहर, मानवता हमेशा आभारी रहेगी, उनका आभार व्यक्त करना ही चाहिए। बिल्कुल अभी जैसा इन्होंने बताया कि एक नर्स उसमें झुलसी भी है, बिल्कुल होता यही है। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार होता है उसके कारण आम कर्मचारी, एक ईमानदार अधिकारी हमेशा भुगतता रहता है, और सिस्टम का करप्शन कभी खत्म नहीं होता है। अभी जो घटना हुई है इसका 2 दिन 3 दिन नेता चिल्लाहट करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर का शोर शराबा होगा, अखबारों में खबरें छपेगी, चैनलों पर न्यूज़ चलेगी, और उसके बाद 3 दिन बाद फिर नेता भूल जाएंगे, और फिर डफरिन और इविन का हाल शायद वही होगा। तो मैं जो आपसे जानना चाह रहा था कि विस्फोट हुआ और कोई कहता है कि क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद फिर जो मतलब क्या ये अंतिम मतलब क्या उसकी संरचना रही होगी? उसके बाद मतलब ऐसा था, उपकरण कोई काम नहीं कर रहे थे, नहीं काम करने से वो आग बढ़ती गई, और फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने के उपकरण एनआईसी में लगे हुए थे। जी, उपकरण काम नहीं कर रहे थे, नहीं। इसके लिए कौन सी जांच बिठाने की जरूरत है ऐसे लोगों को? तुरंत पुलिस विभाग ने तुरंत सुमोटो एक्शन लेकर के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है पुलिस आयुक्त महोदय को? एक जाकर के स्टेटमेंट लेना है कि जब आपके आग बुझाने के उपकरण बंद थे तो बंद क्यों है, तुरंत एजेंसी से बात करें और तुरंत सुमोटो। ऐसे तो बहुत जल्दी अगर कोई नेता दबाव डाल ले तो पुलिस विभाग बहुत जल्दी कार्रवाई कर लेता है, एक 15 मिनट में अपराध दर्ज कर लेता है राजनीतिक दबाव में। यहाँ 3 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई, इसके लिए जांच बिठाई जा रही है, दोषियों को ढूंढा जा रहा है, और जाकर के हर व्यक्ति, हर अधिकारी वहां पे एक ही रट लगाए हुए कि जांच बिठाई गई, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक अमरावती में इस तरह के जितने हादसे हुए, कहाँ किसी दोषी पे कार्रवाई है? ताजा उदाहरण राजापेट के उड़ान पुल पर जो हादसा हुआ था, आज उस बात को करीबन 25 दिन हो गए, 25 से ज्यादा दिन हो गए। उस समय जब हादसा हुआ, सारे नेताओं में एक होड़ मच गई थी उन मृतकों के घर जाने के लिए। या उसके पहले रुक्मिणीनगर क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची को जब एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, तब भी एक ये होड़ मच गई थी उसके घर जाने के लिए। आवारा कुत्ते शहर में आज भी घूम रहे हैं, बिना नंबर के गिट्टी बोल्डर के ट्रक शहर में आज भी घूम रहे हैं। तो कुल मिला के बात वही है कि जांच की जाएगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन उस रिपोर्ट पर कार्रवाई क्या होगी और कब होगी, इसका कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम ही नहीं है इन लोगों के नहीं, पास। उसके लिए हमारे नेताओं के पास फुर्सत नहीं है। घटना हुई, दुर्घटना और हुई, नेताओं के पास फुर्सत नहीं है। उसका उदाहरण मैंने अभी आपको जो बताया कि 2.5 साल पहले 10 बेड का आईसीयू सैंक्शन हुआ है गर्भवती महिलाओं के लिए जो डफरिन हॉस्पिटल में प्रसूति के लिए पहुंचती हैं, वो आज तक आईसीयू साकार ही नहीं हुआ। अच्छा, आज मुझे ये बड़ा आश्चर्य है बात, ये नेताओं में होड़ सी मची थी सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक, जब तक स्वास्थ्य मतलब मंत्री नहीं आए। जी, कौन सी पार्टी का नेता है जो वहां आने से छूटा? लेकिन सत्ताधारी पार्टी के भी नेता वहां आए, विरोधी पार्टी के भी नेता आए, सत्ताधारी पार्टी के नेता ने किसी दोषी पे कार्रवाई करने के लिए कुछ काम नहीं किया। बस चैनलों के समक्ष और अखबार नवीसों को आकर के अपने स्टेटमेंट दिए जो कल छप जाएंगे, बता दिए गए चैनल पे, उनका काम खत्म हो गया। इसके बाद रूटीन वर्क के जैसा काम किया है उन्होंने। हर रूटीन वर्क। इसके बाद न तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, न किसी पे कार्रवाई बिल्कुल। करेगी। शायद अगर मीडिया बहुत दबाव बना ले तो एकाध को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जो फायर, कौन सी कंपनी आपने नाम, शिवर कंपनी, शेवर कंपनी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि नेताओं का कमीशन उसमें जुड़ा हुआ है। सत्ताधारी मतलब असंसदीय शब्द मुंह में आ रहे हैं, लेकिन वो कमीशन जुड़ा हुआ ही है। वो कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक है सिस्टम में पूरी, और वो कमीशन के कारण उसको अब बचाने के लिए होड़ मचेगी अंदर बट्टे में, बाहर में आपको कुछ और बताया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय का क्या रुख रहा? वो तो नेता प्रमुख है, और वहाँ की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका क्या कहना रहा? जिलाधिकारी तो घटना के बाद तत्काल पहुंच चुके थे वहां पर। उन्होंने आने के बाद सर्वप्रथम बस वही कितने बच्चे एडमिट थे, जो वहां का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देखा, और रिकॉर्ड देखने के बाद
डॉक्टरों से चर्चा की उन्होंने, हम्म, और चर्चा करने के बाद अभी स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, पालक मंत्री को अवगत करा दिया गया है, हम्म, और वो जो भी सहायता वगैरह करना है वो हम निश्चित रूप से करेंगे। हम्म, और बाकी की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री दोपहर को आकर देने वाले हैं। हम्म, और जिन बच्चों को रेस्क्यू करके अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया, हम उन पर ध्यान दे रहे हैं, और उपचार में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, पूरा प्रशासन उस पर खर्च करेगा। बस इतनी जानकारी दी है, और जो भी जिम्मेदार होगा वो उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक दल भी आ गया है, और जो जांच में सामने आएगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी, इतना उन्होंने बताया था। मैं तो इस चैनल के माध्यम से, आज की चर्चा के माध्यम से नेताओं से विनती करना चाहूँगा, यदि आप में सही में संवेदनशीलता बची हुई है, यदि आप में कहीं तो भी दर्द बचा हुआ है, हमारे जिले में कई महिला नेता है, वो जानती होगी कि एक माँ को क्या दर्द आज हो रहा होगा जिसने 9 महीने उस नवजात को अपने पेट में रखकर, अपने गर्भ में रखकर बड़ा किया। यदि आप में संवेदनशीलता है, सभी पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक, सभी सांसद एक जगह बैठकर इसके लिए जो दोषी है उन पर कार्रवाई का प्रयास करें। ये संभव होगा, इसमें मुझे लगता नहीं है। लड़ने झगड़ने में हमारे नेता एक नंबर है, और नेता बहुत है, लेकिन क्या हमारे जिले के सभी प्रमुख नेता बैठकर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसके लिए जितने लोग दोषी हैं तुरंत उसका, अगर चाहे, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चाहे सत्ता तो 1 मिनट में पता लग जाता है कि दोषी कौन है। अगर चाहे पुलिस तो अपराधी 1 मिनट में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप में सही में इसके लिए कोई मानसिकता अगर आपकी है, जिस तरह आपने वहां दौरे किए उस तरह के आप इस विषय पर सब कुछ अपने मतभेद बुलाकर बैठ सकते हो जिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर, क्या आप तय कर सकते हो तुरंत बंद कमरे में, क्या दोषियों को सजा दी जा सकती है? आपको क्या लगता है, संभव होगा? अभी आपने जो कहा कि सभी, चाहे वो पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये बीटी देशमुख का, ये प्रतिभाताई पाटिल का, ये वसुधाताई देशमुख का, ऐसे रासू गवई, ये सुदाम काका देशमुख, तमाम ऐसे नेता रहे जो कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, लेकिन वो दौर भी हमने देखा है, मैंने भी देखा है, अनिल जी ने भी देखा है, संजय जी ने भी देखा है कि जब इस शहर के विकास का चाहे कोई मुद्दा हो, हमारी पीढ़ी से पहले अपर वर्धा के लिए ये तमाम नेता एक आए, हमारी पीढ़ी ने इन लोगों को शहर के बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ लड़ते भिड़ते सड़क पर उतरते देखा। पर अफसोस होता है कभी कभी कि पिछले कुछ वर्षों में ये परंपरा, ये प्रथा कुछ कम हो गई है, और अगर कोई कुछ करने जाता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप या टांग खिंचाऊ राजनीति का दौर अमरावती के हिस्से में है। अगर ये दौर ख़त्म नहीं हुआ तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि प्रशासन जानता है कि उनको बोलने वाला सत्ता पक्ष के अलावा और कोई नहीं है। तो साझा प्रयास, जैसा अनिल जी ने कहा, वो बेहद ज़रूरी है। आप इस विषय पर और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ सवाल मैं इस समय उपस्थित करना चाह रहा था जी। चर्चा को अंतिम रूप देने के पहले, कि आपका अंतिम तकनीकी कारण क्या है, जो तुरंत ये सवाल पता लगाए जा सकते हैं। और यदि ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर में आग शुरू हुई, तो वेंटिलेटर की आखिरी सर्विस कब हुई थी? प्राइवेट अस्पतालों में नियमित होती है, सरकारी अस्पतालों में भी होती है, लेकिन कागजों पर और करप्शन के लिए। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री क्या है? क्या उस उपकरण को लेकर कोई पूर्व शिकायत थी? क्योंकि कोई भी उपकरण तुरंत और तत्काल रूप में इतना विकराल रूप नहीं लेता है, उसकी कोई ना कोई पूर्व हिस्ट्री रही होगी शिकायत की या तकनीकी रूप से। और 2022 की आग के बाद क्या कोई सुरक्षा ऑडिट हुआ था डफरीन का? ये भी पता लगाया जाना चाहिए। और सुरक्षा ऑडिट यदि हुआ था तो 2022 की आग के बाद क्या क्या कमियां चिन्हित हुई थी, क्या क्या उसमें लूप होल्स थे, क्या प्रशासन ने, अधिकारियों ने या हमारे यहाँ के नेताओं ने इस पर कोई ध्यान दिया था, और उन कमियों को कब दूर किया गया? ये सारी बातें सार्वजनिक करना चाहिए। आज नेता बहुत आए वहां पे, कल मैं उन सभी नेताओं से आह्वान करता हूं कि इस सारे प्रश्नों पे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। अपने विकास के बारे में, सो कॉल्ड विकास के बारे में तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो, लड़ाई के बारे में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो,
कि क्या उस रिपोर्ट के आधार पे क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या उन कमियों को दूर किया गया तो कब किया गया, और मौजूदा फायर ऑडिट की रिपोर्ट क्या कहती है। सत्ता में तीनों पार्टियों की, महानगर पालिका में तीनों पार्टियों की सरकार है जो ऊपर बैठी है सत्ता में, उन्होंने तुरंत इसका फायर ऑडिट का रिपोर्ट कल सार्वजनिक करना चाहिए। अब क्या होगा, अब महानगर पालिका में हम यदि कल फायर ऑडिट के बारे में जानकारी मांगना चाहेंगे तो वो रिपोर्ट ही गायब हो जाएगी, वो रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी। तो मेरा आह्वान है कि मौजूदा फायर ऑडिट की रिपोर्ट भी जो हाल ही में हुआ है, अभी कब हुआ है फायर ऑडिट, अगस्त में, 6 अगस्त 6 को। अगस्त उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तुरंत करनी चाहिए। उसके लिए तो कोई मतलब कोई छुपाने वाली बात है नहीं, वो रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं, इसमें सुधार की जो बात बोले आपने, 2022 में जो घटना हुई थी वो पुरानी इमारत थी, और ये जो नई इमारत हुई है 2 साल पहले ही इन्हीं मंत्रियों ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा, मतलब ये 2022, 200 बेड वाली नई बिल्डिंग है ये। तो लेकिन 2022 में अस्पताल तो वही था। हाँ, इमारत पुरानी थी लेकिन सिस्टम सुधार, अभी तो सब अत्याधुनिक और करोड़ों अरबों रुपए के खर्च से बड़ी शानदार तो बिल्डिंग ये बनी है। 2 साल में इतनी खराबी आ गई उसमें, अच्छा, स्मोक डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहे थे? नहीं। कुछ नहीं। अरे वही बोल रहा हूँ कि मतलब फायर अग्निशमन दल जब वहां पहुंचा तो लिफ्ट नहीं, ऊपर पहुंचना कैसे, उनको वो जो मशक्कत करनी पड़ी, उस मशक्कत के कारण वो आग बढ़ती चली गई। अच्छा, एक होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एनआईसीयू स्टाफ की फायर मॉक ड्रिल होती है। हर एनआईसीयू में स्टाफ की फायर मॉक ड्रिल होती है, सबसे ज्यादा खतरा फायर का होता है। यहाँ मॉक ड्रिल हुई थी, अभी अक्सर होती है। 1 माह पूर्व ही हुई थी। फायर मॉक ड्रिल। हाँ, अच्छा, तो शायद उसी मॉक ड्रिल के कारण इतने बच्चे बचाए जा सके, बिल्कुल। नवजात शिशु जो बचाए जा सके। और इलेक्ट्रिक वायर का स्वतंत्र ऑडिट हुआ है एनआईसीयू के, उनका बोलना है हुआ है। इलेक्ट्रिक वायर का हाँ, सब कुछ हुआ, करके फिर भी उन्होंने दुर्घटनाएं ये होती है। समिति में वो अगर वो मैंने फायर मॉक ड्रिल में प्रशिक्षण प्राप्त उस अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और नर्स आज अपने कर्तव्यों का सही ढंग से समर्पित भाव से अपनी जान को खतरे में डालकर निर्वहन नहीं करते तो अनिल जी नुकसान बहुत बड़ा होने का पूरा अंदेशा था। आज 3 बच्चों की मौत हुई, बहुत दुर्भाग्यजनक है, पर यह आंकड़ा बढ़ भी सकता था। यानी जो निचले स्तर का स्टाफ है वो अपना काम बिल्कुल बराबर कर रहा है, समस्या ऊपर के अधिकारियों और उनके ऊपर के नेताओं की है, जैसा करप्ट आपने सिस्टम की है। बिल्कुल करप्ट सिस्टम की बिल्कुल। है। जो करप्ट सिस्टम कमीशन की भेंट चढ़ता है, सत्ता बिल्कुल किसी की बराबर। भी हो, मैं किसी पार्टी के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम में जो करप्शन घुस चुका है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल है हमारे देश में। फिर वो मतलब अमरावती का सरकारी अस्पताल ही नहीं, कोई भी आप बीच में बिल्कुल। शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले भंडारा या गोंदिया में वहां तो 17 या 19 बच्चों की डेथ हुई थी, कहाँ भंडारा हुई थी? भंडारा भंडारा। में घटना हुई और थी उसके वहाँ। बाद में एक जालना में और एक उधर उत्तर महाराष्ट्र में कहीं एक जगह और हुआ था। तो पिछले 3 साल में ऐसे 3 घटनाएं हो चुकी हैं। आज सुबह 11 बजे मुझे दिल्ली के एक मेरे पत्रकार मित्र का फोन आया, बोले महाराष्ट्र में एनआईसीयू सुरक्षित है कि नहीं, उनका प्रश्न था। बिल्कुल, सवाल गलत नहीं है। मैं नाम भी बताऊं, वो कुलश्रेष्ठ थे, संदीप कुलश्रेष्ठ। उन्होंने कहा कि अनिल भाई, ये आपके शहर में ये घटना हुई है, किस तरह हुई है, क्या हुई है। और फिर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के एनआईसीयू में जो बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, मैंने कहा सरकार बहुत ईमानदार चल रही है पिछले 5-10 वर्षों से, वो एनआईसीयू के विशेष ध्यान देती है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, उसके कारण घटनाएं ज्यादा हुई। जहां जितना विकास किया जाता है उतना ही वहां करप्शन ज्यादा होता है। मैंने उन्हें इसकी जानकारी दी। क्या कहे कोई दूसरा, कैसी घटना हुई? नहीं, होता ये है, मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं, अनिल जी आपका भी ध्यान दिलाऊंगा, कहीं किसी कोचिंग क्लास सेंटर में आग लग जाए, वो आग लगने के बाद में, यानी सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने का काम हो रहा है, तमाम शहर के जितने कोचिंग क्लासेस सेंटर रहेंगे सबका तुरंत महानगर पालिका के अधिकारी जाएंगे, ऑडिट करेंगे। कहीं किसी शहर में ट्रक से एक्सीडेंट होने बस से 2 महिलाएं गई, सारे तो नो ट्रकों के एंट्री लगा पीछे दी। नो एंट्री लगा दी। तो नो एंट्री लगाना, अब नो एंट्री को खुलवाने के लिए नेता लोग अलग अलग बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों ये के समस्या साथ। है। क्या है भाई? 2 लोग मारे गए, प्रशासन ने नो एंट्री लगाई, नेता ट्रांसपोर्टर्स के साथ में बैठ के नो एंट्री खुलवाने के लिए बैठक कर रहे हैं। ये समस्या है हमारे यहाँ नहीं की। तो मतलब जब पहले आपने सब कुछ किया तो तुरंत इस तरह का इलाज करना कोई पॉसिबल नहीं था। अगर ये सब सारी प्रैक्टिकल वास्तविकता में बैठकर भी चर्चा होनी चाहिए थी। वो ना होते हुए तुरंत अखबारों में छपने के लिए, जनता का असंतोष दूर करने के लिए आप कुछ भी कार्रवाई 24 घंटे के लिए करते हो, फिर धीरे 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 बिल्कुल। उस पेज को ढीला करते हो, फिर से वो करप्ट सिस्टम लागू हो जाती है। और महीने 1.5 महीने में फिर वो सब पुराने ढर्रे पे आ जाता। और एक पुरानी कहावत है कि आम जनता की मास लेवल पे याददाश्त जो है वो बड़ी छोटी होती है। हम
आम जनता भी जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने तमाम दुश्वारियों से जूझते हुए उन घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ जाती है और फिर कोई एक नई घटना घटित होती है और फिर वही उबाल आता है और फिर वही पूरी कहानी रिपीट होती है। आज वहाँ आप गए जब अस्पताल में, मैं चर्चा के अंत में थोड़ा सा आपसे यही पूछना चाहूँगा, वहाँ के स्टाफ का क्या दर्द था? वहाँ का मतलब जो स्टाफ था, वहाँ के जो अधिकारी थे, सहमे हुए थे, खुलकर कोई बात करना नहीं चाहता था। हो सकता है उनको कोई सूचना दी हो कि पत्रकारों से बात मत करो, दूर रहो। आप कोई सामने आने तैयार नहीं था, कोई बातचीत करने भी तैयार नहीं था और सबको अपने अपने काम से लगाया हुआ था। और जहाँ ये घटना हुई उस घटना स्थल पर सीमित कर्मचारी नहीं बोले, क्या अधिकारी थे जो अपना काम कर रहे थे और किसी से बात करने कि उनको शायद या तो ये रोका गया होगा या सूचना दी होगी, लेकिन वो कुछ बताने तैयार नहीं। नवजात इसी बात पे शिशु- एक बात याद आई अनिल जी, जैसा वहाँ के कर्मचारी बात करने तैयार नहीं थे, जब सुबह मैं वहाँ था एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला जिसका बच्चा सौभाग्य से बच गया है और उसको किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया है। वो वीडियो पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? पता नहीं, उसने मुझे बताया घटनाक्रम क्या है कि भाई मैं यहाँ सोया था, ऐसे ऐसे हुआ, ये दौड़ भाग मची, आग लगी, बच्चों को निकाला। तो मैंने भाई आप वीडियो पे बोलो। बच्चे कैसे बचाए जा सके तो बताया? उसे बताया ना, ये उसी ने बताया कि वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ के नर्सों ने, बहुत सारे लोग दौड़ भाग कर रहे थे और हम लोग सीढ़ियों से ही बच्चों को लेकर आए, ये उसका स्पष्ट बोला है उसने, पर वो वीडियो पे बोलने को तैयार नहीं था। एक अनजाना सा डर या दबाव या किसी बात की चिंता, जो भी आप उसे नाम दे सकें, पर वो वीडियो पे अपनी कहानी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे, मैंने भी, संजय जी ने अभी जो कहा कि शायद कोई दबाव रहा होगा, तो संभावना है इस बात की। अच्छा, जो नवजात शिशु जिनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, उनके पालकों से आप मिले? उनके पालकों से मैं मिला था और मैं उसका उल्लेख इस बुलेटिन के अंत में करना चाह रहा था। मुझे याद नहीं अनिल जी कि अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में मैं मुर्दाघर कितने बार गया। जिस ज़माने में क्राइम रिपोर्टिंग के बीट में मैं काम किया करता था, मैंने बड़ी कटी फटी लाशें देखी और मुझे वो देखकर शायद कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सच बताता हूँ कि आज जब मैं मुर्दाघर गया और ट्रे में रखे हुए, संजय जी ने भी शायद उसको देखा होगा, आपने शायद फ़ोटो देखी होगी, इतना सा ट्रे है, इतने से ट्रे में हरे रंग के कपड़े में लपेटे हुए वो 3 फूल जैसे बच्चे। मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं दहल गया उनको देखकर। और उनके माताएं तो नहीं थी खैर वहाँ, पर उनके जो, उसमें से एक पुलगांव वाला जो व्यक्ति था वो था, चिखलदरा के परिवार की 2 महिलाएं थी। अब वो बात करने की भी मानसिकता में नहीं थे। जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो केवल और केवल विलाप कर रहे हैं, दहाड़े मारकर रो रहे हैं और चीख कर केवल इंसाफ मांग रहे हैं। उनसे बात करते समय मैं निशब्द था और मैं अभी भी, मतलब आपसे बात करते करते मैं फिर उसमें गया, तो बड़ा भयानक वो अनुभव रहा है। मुझे नहीं लगता कि बतौर पत्रकार मैं आज के इस घटना को कभी शायद भूल पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। उनको तो एफआईआर भी नहीं दी है, उन्होंने लिखित शिकायत दी है ये गाड़गे नगर जी, एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई है। अभी आकस्मिक जी। घटना दर्ज हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ाई जाए। एफआईआर किसने दी है? ये अपने बोरगे मतलब पालक ने? एक पालक ने, बोरगे यानी पुलगांव वाले। कोई किसी पे आरोप लगाया है कि भाई इसमें जो लापरवाही, बच्चे बच सकते थे अगर वहाँ का सिस्टम चालू रहता और तुरंत सब भागदौड़ होती तो ये नौबत नहीं आती, ऐसा उनका बोलना था। जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होने को ना। अभी जब आप जो बता रहे थे कि एक व्यक्ति है जो हर महीने अपनी पत्नी को ले जाता था, सोनोग्राफी कराता था, वो वही पुलगांव वाला ही बोरगे है। ये उसकी पहली संतान थी और विवाह के बाद में बड़ी मन्नतों से उसके घर में उसने बातों बातों में बताया कि बच्चा 8वें महीने में हो गया था, वो बच्चा कल ही पैदा हुआ और चूंकि प्री मैच्योर बेबी था तो उसे यहाँ लाकर एडमिट कराया गया। बच्चे ने माँ को नहीं देखा। दुख वाली बात यह है कि माँ ने भी बच्चे को नहीं देखा और कल पूरी रात वो अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था कि मुझे पहला बेटा हुआ है।
और आज उसके साथ ये घटना घटित हुई। अनिल जी ने जैसा काफ़ी व्यथित होकर कहा, मैं भी अमरावती के नेताओं, यहाँ के अधिकारियों के लिए सवाल छोड़ता हूँ कि उस मंजर की, उस परिवार की स्थिति की कल्पना कीजिए और सोच के देखिए, अगर वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य होता, वो बच्चा आपके घर का बच्चा होता, क्या तब भी असंवेदनशीलता या अमरावती की भाषा में निगरघट होने की यही सीमा होती है आपकी? इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन को यहाँ समाप्त करता हूँ। सवाल का जवाब आप सोचिए।